लोकसभा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कल हमने जो मौर्य काल है वो समाप्त कर लिया था और कल हमने बता दिया था जो मौर्य काल का एक शासक था, जो मौर्य काल का लास्ट शासक था बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण न करते थे जिसका नाम क्या था, पुष्यमित्र। और यही पुष्यमित्र एक पहला ब्राह्मण वंश, जो पहला ब्राह्मण वंश की स्थापना करा है और वो का नाम है पहला ब्राह्मण वंश यानी सोम वंश। कौन सा वंश भाई? सोम वंश। और सोम वंश याद रखना, क्या ये प्रथम ब्राह्मण वंश, प्रथम ब्राह्मण वंश होता भाई सोम वंश। याद रखना, पहला ब्राह्मण वंश कौन सा है? सोम वंश। ठीक है। और सोम वंश की प्रथम ब्राह्मण वंश की स्थापना किसने करी थी? पुष्यमित्र सोम ने। और पुष्यमित्र सोम ने किसकी हत्या करते हैं? मौर्य वंश का लास्ट शासक बृहद्रथ की हत्या करते हैं। एक वंश की स्थापना कर दी जिन्ना पढ़ते को वहां सोम वंश। यहाँ से क्लियर हो गया या नहीं हो गया? जैसे ही सोम वंश की स्थापना हुई, पुष्यमित्र सोम ने अपनी जो कैपिटल है राजधानी कौन सी स्थानांतरित करी हुई? राजधानी कौन सी बनाई? विदिशा। क्या नाम, कौन सी राजधानी में भी? विदिशा। बता सको कहाँ है? विदिशा है मध्य प्रदेश में। जो ये पुष्यमित्र सोम है ना, ये बौद्ध धर्म कट्टर था और माना जाता है कि यह भारत का, ऐसे लिख लो, इसने भारत में इसने भारत में बौद्ध धर्म का विनाश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है। मतलब इसे भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? सर, हाँ। राजधानी विदिशा किसकी है? ये विदिशा कैपिटल है सोम वंश की। सोम वंश की कैपिटल पुष्यमित्र सोम ने कौन सी बनाई? विदिशा। और विदिशा कहाँ? ये मध्य प्रदेश में। और पुष्यमित्र सोम को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? विनाशक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने जो अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे। 84,000 स्तूप। मतलब जो अशोक ने 84,000 स्तूप बुद्ध के बनवाए थे, मतलब बुद्धों के बनवाए थे, उनको ध्वस्त करने का काम पुष्यमित्र सोम ने किया था। याद रखना। मतलब इसने क्या किया? जो अशोक ने 84,000 तोपों का निर्माण करवाया था ना, वो जो विनाश कराया उनका, वो किसने कराया? पुष्यमित्र सोम ने। और इसके साथ ये याद रखना, इसने 1,000 बौद्ध भिक्षुओं के सिर कटवा है सरयू नदी हुआ थे। याद रखना। मारने का काम किया था। यार बात समझ भाई, जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा विनाशक माना जाता है ना,
वो उसे मित्र सुंग माना जाता है, क्योंकि इसने देख कितना बड़ा काम है, 84,000 लोगों का विनाश करवाया। मतलब उनको खदेड़ दिया और 1,000 बौद्ध भिक्षुकों को इन्हें सर कटवा कर शरीर उन्हें बांट दिए थे। यहीं से तुम की लगा सको, अंदाजा लगा सको जो एक उसे मित्र सोम है ये बौद्ध धर्म का कितना बड़ा विनाशक था। सर सोम ठीक है। कब से कब तक था? सोम वंश याद रखना 185 BC तक है, 185 BC तक है, 72 BC तक। ठीक है। 185 BC में कौन सा वंश खत्म हो गया था? बृहद्रथ कहते हैं, मतलब मौर्य वंश खत्म हो गया था और सोम वंश की शुरुआत हो गई थी। और मौर्य वंश के बाद आपा पढ़ा मौर्योत्तर काल एक प्रकार से अपन है जो एंशिएंट इंडिया है वो 3 भागों में, जो राजा महाराजा जो हिस्टोरिक पीरियड है ना वो 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? एक तो पूर्व मौर्य काल का पार्ट, एक मौर्य काल का, एक मौर्योत्तर काल का। यो अपन मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल पढ़ा, जिसमें अपन सोम वंश अपन स्टार्टिंग में शुरुआत की है। और सोम वंश की स्थापना किसने करी थी? उसे मित्र सोम ने। यार एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, पतंजलि सुना है? जो पतंजलि पुरोहित था ना वो उसे मित्र सोम के दरबार में पुरोहित था, याद रखना। उसे मित्र सोम उसे मित्र सोम है तो उसे मित्र सोम ने 2 असौ यज्ञ करवाए थे। उसे मित्र सोम ने 2 असौ यज्ञ करवाने का काम किया था। और जो ये असौ यज्ञ करवाए थे ना, जो ये यज्ञ करवाए थे ये किसने करे थे? ये का एक पुरोहित था। कौन सा? पतंजलि। जो इसी के राज पुरोहित के नाम था पतंजलि। मतलब इसी के पुरोहित पतंजलि के द्वारा किए गए थे। इसी के राज पुरोहित पतंजलि के द्वारा ये गए थे। याद समझ में आई बात है? उसे मित्र सोम ने तो असौयज्ञ करवाने का काम किया था, तो इसी के पुरोहित पतंजलि के द्वारा किए गए थे, याद रखना। और पतंजलि ने क्या क्या लिखने का काम किया था? पतंजलि के द्वारा ही एक किताब है महाभाष्य और एक और संस्कृत व्याकरण जो लिखने का जो करने का काम किया था वो किसने किया था? पतंजलि ने। ठीक है, याद रखना। संस्कृत भाषा का विकास किस काल में माना जाए? सोम वंश में माना जाए। सबसे पहले संस्कृत भाषा का विकास किस काल में माना जाए? सोम वंश में माना जाता है। ठीक है, संस्कृत भाषा का विकास सबसे पहले कौन हुआ था? सोम वंश में हुआ था। ठीक है, और ये विकास करने का काम किसने किया था? पतंजलि ने किया था। जब इसने 2 किताब लिख दी थी, एक तो संस्कृत व्याकरण लिख दी थी, एक की लिख दी थी महाभाष्य। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसी का एक उत्तराधिकारी हुआ अग्निमित्र। इसी का एक क्या हुआ? इसी का एक उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम क्या है? अग्निमित्र। हाँ, इसी का एक उत्तराधिकारी
हुआ जिसका नाम क्या था, अग्नि मित्र। तो ये अग्नि मित्र है ना, जो ये अग्नि मित्र है, इसकी जो जानकारी मिला है ना हमें, वो एक किताब में मिला है और उस किताब का नाम है मालविका अग्नि मित्र। ठीक है, अग्नि मित्र की जानकारी, अग्नि मित्र की जानकारी हमें कहां से मिलती है, मालविका, मालविका अग्नि मित्रम से। एक बुक है मालविका अग्नि मित्रम, और मालविका अग्नि मित्रम की जो लिखने का काम किया था ना, वो कालिदास ने लिख रहा था। इसका लेखक जो है, कौन है, कालिदास। ये नहीं है कालिदास ने लिखी तो ये इसके दरबारी कवि थी ना, कालिदास तो आगा हुआ है। ठीक है, कालिदास ने ये बात सुन रहे की थी, जो भी बालक था उस पर भी है। आगे जाकर कालिदास ने मतलब इसको पूरे किताब का मतलब रूप दिया था, और किताब का नाम क्या है, मालविका अग्निमित्र। जो ये मालविका थी ना, माना जाता है कि अग्निमित्र की प्रेमिका थी, और इन दोनों के प्रेम जो प्रसंग है वे किताब में लिखे हैं। कौन सी किताब में भी, मालविका अग्निमित्र में, याद रखना। इसी किताब में क्या बता रहा क्या है, मालविका, मालविका और अग्नि मित्र के प्रेम प्रसंग। जो प्रेम प्रसंग है ना, प्रेम प्रसंग है ना, जो मालविका अग्नि मित्र के प्रेम जो प्रसंग है, वो किस किताब में डिनोट कर रखे हैं, मालविका अग्नि मित्र, मतलब इन दोनों की प्रेम रेख किताब है यार, जिसको लिखने का काम किसने किया था, किसने किया था, कालिदास ने। याद तक हो गया, याद रखना। अग्निमित्र के काल में ही, अग्निमित्र के काल में ही एक विदेशी अटैक हुआ था। इसी के काल में, इसी के काल में एक विदेशी अटैक हुआ था, विदेशी आक्रमण हुआ। कौन सा आक्रमण हुआ बता सकते हो, इंडो ग्रीक। कौन सा आक्रमण हुआ भाई, हिंद यूनानी, हिंद यूनानी आक्रमण। ये वही इंडो ग्रीक है जो भारत में सबसे पहले के चलाओगे, सोने के सिक्के चलाओगे। इनके बारे में आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, जो भी मौर्योत्तर काल में आक्रमण हुआ है और जो पहला आक्रमण हुआ है वो इन्हीं का हुआ है, इंडो ग्रीक का, जिन्हों पर देखो वहाँ हिंद यूनानी आक्रमण। और यही भारत में पहली बार सबसे पहले क्या चलाते हैं, सोने के सिक्के। अगर शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए तो कहेंगे कुषाण काल में। ठीक है, अगर सोने के सिक्के किसने चलवाए तो याद रखियो, इंडो ग्रीका ने, हिंद यूनानिया ने। देखो भाई, जो अग्निमित्र सोम था उसने तो वो धर्म के किया था, विनाश किया था। इस अग्निमित्र ने जितने भी उसके पिताजी ने जो भी स्तूपों को आके करवाया था, विनाश करवाया था, उसकी मरम्मत जो थोड़े बहुत रह रहे थे उनकी मरम्मत मतलब कैसे था, वो तरफ था, इन्हें संरक्षण दिया। इसने क्या किया, इसने बौद्ध धर्म का क्या दिया, संरक्षण किया, और इसने वो स्तूपों की मरम्मत करवाई। समझ में आई या नहीं आई? इसने बहुत स्तूपों की मरम्मत करवाई
और वही जो के पिता ने बहुत स्तूप तोड़े थे उनकी मरम्मत करवाई और वो दरबार के ग्रह ने संरक्षण प्रदान कराया। इसी के कारण में विदेशी आक्रमण हुआ था, हिंद यूनानी आक्रमण। जो अग्निमित्रम है इसके बारे में एक किताब में पूरे के उल्लेख है। किसने लिखी हुई किताब है? कालिदास ने मालविका अग्निमित्र। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसके बाद याद रखना सोमवंश का अंतिम जो शासक आता है वो देवभूति आता है। सोमवंश का अंतिम शासक कौन सा होता है? सोमवंश का अंतिम शासक कौन होता है? देवभूति होता है, याद रखना भी। ठीक है, इस देवभूति का एक सचिव था और वो सचिव की हत्या करते हैं जिसका नाम क्या था? वासुदेव। और वासुदेव इस देवभूति की हत्या करके एक नए वंश का उदय करा है जिसने कि वहां कर्ण वंश। कौन सा वंश आया? कर्ण वंश। ठीक है, अब हम कौन सा वंश कराएंगे? कर्ण वंश। बिल्कुल छोटा वंश है, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। कर्ण वंश की जो स्थापना है, फाउंडर है, वो कौन है? फाउंडर कौन है? ये वासुदेव। और वासुदेव कौन थे? इसी देवभूति के सचिव थे। ठीक है, और ये कब से कब तक है? जो 72 BC तक लेकर 28 BC तक है, थोड़ा टाइम पेट रहेगा। 72 तक 28 BC। ठीक है, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। पहला शासक तो कौन है? देवभूति। और आराम से साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं और आराम से चलाए हैं। जितने दिन चाल्या और फिर 28 BC में इनका साम्राज्य खत्म। और लास्ट रूलर में लास्ट शासक का सुशर्मा भी के नाम का सुशर्मा। ठीक है, ये जो सुशर्मा है जो एक अयोग्य और कमजोर शासक था जिसका फायदा उठाया महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र एक शासक है। जो सुशर्मा है वो क्या था? कायर और अयोग्य शासक था। इसका फायदा महाराष्ट्र एक शासक ने उठाया और महाराष्ट्र के जो शासक है वो इस पर अटैक करते हैं और इसको हराते हैं और इसको मारते हैं। ठीक है, और वही अपना जो महाराष्ट्र वाले है यहाँ पर एक नया वंश का उदय कर रहे हैं जिसने पाके को वहां सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश में आंध्र वंश भी कह जाना। आंध्र या सातवाहन वंश। ठीक है, जो सातवाहन वंश है ना, माना जाता है कि बहुत लंबा चला था। 28 BC तक लेकर 300 ईस्वी पूर्व थी, सॉरी 300 ईस्वी थी, मतलब 28 BC तक अनुमानित है लगभग 300 ईस्वी थी, मतलब ईडी थी। देख ले, चलो बहुत लंबा चला था यो सातवाहन, मतलब टुकड़े में बटा हुआ था जो। ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से भी नहीं कह सकते। और एक स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना करी थी, याद रखना, सिमुक ने। एक स्थापना किसने करी थी? सिमुक ने। मतलब कहाँ के थे ये? महाराष्ट्र के थे। और महाराष्ट्र शासक ने सुशर्मा का फायदा उठाकर ने ऊपर अटैक कर दिया, उसको मार दिया और वही अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। जो कौन सा साम्राज्य कहलाया? सातवाहन वंश या आंध्र वंश। जो सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी थी? सिमुक ने। और वहीं पर एक मतलब महाराष्ट्र में एक स्थान प्रतिष्ठान
उसने अपनी कैपिटल है ना तो सिमुक ने कहाँ स्थानांतरित कर दी, महाराष्ट्र में स्थान है प्रतिष्ठान। ये कहाँ भाई, महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र में ही प्रतिष्ठान नामक स्थान पर उसने के अपनी कैपिटल स्थापित कर दी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? सातवां समझ में आएगी भाई, इसका बारे में जो अपन मैन पढ़ना है सातवां वंश का सबसे जो प्रमुख शासक होया है, माना जाता है कि यो शासक कितने नंबर का था, 23वें नंबर का शासक था। मतलब इसमें कहा कि 23वें नंबर का के था यो शासक था, और 23वें नंबर का शासक सबसे महान शासक माना जाता है इसे, सबसे महान शासक कौन से उसका, सातवां था, और उसका के नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये बापा पढ़ाएंगे गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में। ठीक है सर, हाँ 23वां शासक कौन सा था? यो सिमुक? हाँ सिमुक नहीं, सिमुक ने तो आंध्र वंश की सातवां वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये तो पहला शासक था। बहुत शासक आए, कितने साल से रहे हो साम्राज्य, बहुत साल से साम्राज्य रहा, छोटे छोटे टुकड़ों में साम्राज्य बटा रहा हो, और वही एक प्रकार का बढ़िया ताकतवर साम्राज्य था। ठीक है, मतलब नॉर्थ इंडिया से लेकर महाराष्ट्र थी इनकी चालिया करती, अपने कैपिटल भी मैं महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान में बनाई थी। ठीक है, और जो अपन जो मैन पेपर में आया ना, इन मत यू पूछा है जो एक सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन सा था, गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है ना, इसके बारे में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आवा है। भारत में पहली बार शीशे के सिक्के किसने स्टार्ट करो? भारत में सबसे पहले शीशे के सिक्के चलवाने का काम किया था। ठीक है ना, सबसे पहले शीशे के सिक्के चलवाने का काम किसने किया था? बहुत ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आओ कि भारत में सबसे पहले शीशे के सिक्के किसने चलवाए? सातवां वंश का एक शासक जिसका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी। ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाला पहला शासक, ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाला पहला शासक। ठीक है, इतिहास का पहला शासक जिसने अपने नाम से पहले अपने पिता का नाम न लगाकर अपनी माता का नाम लगाया। याद रखना, इतिहास का पहला शासक जिसने अपने नाम से पहले अपने पिता का नाम न लगाकर अपने पिता का नाम न लगाकर अपनी माता का नाम लगाया और कहलाया गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई? मतलब क्या कब से कब तक था? ये याद रखना 106 से लेकर
130 ईस्वी तक आई। ठीक है, 176 लेकर 130 ईस्वी से कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, याद रखना इसी का एक बेटा था वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। इसका एक पुत्र था, इसका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। और जो ये वशिष्ठ पुत्र पुलमावी है ना, यही नेक्स्ट शासक बना है, ये इसका नेक्स्ट उत्तराधिकारी बना है। ठीक है, इसी के बेटे का नाम क्या था? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। जो ये वशिष्ठ पुत्र पुलमावी है, ये के बना है नेक्स्ट रूलर। ये के बना है के बाद नेक्स्ट रूलर, मतलब अगला शासक कौन सा बना है? यही कौन बना है? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। इसी को हम प्रथम आंध्र सम्राट कहते हैं। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे पहला आंध्र सम्राट को वहां वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को, क्योंकि साउथ पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला जो पहला शासक है वो कौन है? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। याद रखना। ठीक है, पुलमावी, ये वशिष्ठ पुत्र पुलमावी कौन है? पहला आंध्र सम्राट। इसी एमके को वहां पहला आंध्र सम्राट। क्यों कहा पहला आंध्र सम्राट? क्योंकि इसी ने सबसे पहले साउथ में आक्रमण कराया था। इसलिए ने के को भारत का पहला आंध्र सम्राट। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये एक प्रकार से साउथ में ये शासक थे, लेकिन इनने मतलब नॉर्थ में भी कब्जा कराया है। ठीक है, इसलिए आप इन्हें कॉमन ही कहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आई या नहीं आई? या बात देखो, इसका जो अंतिम शासक था ना, वो पुलमावी तृतीय था। वैसे कबाड़ की तरह पढ़ना, अंतिम शासक लखो चाहे ना लखो, जो पेपर में मैन आवन है वो एक तो यह आगरा सातवां वंश की स्थापना की नगरी थी, सिमुक नगरी। और एक इसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आवा है वो तुम्हें पुत्र सातकर्णी के बारे में। भारत में सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाने वाला पहला शासक कौन था? सोबत में पुत्र सातकर्णी। और यही वो पहला शासक था जिसने अपने पिता का नाम अपने पहले न लगा कर अपनी माता का नाम लगा। ठीक है, और इतिहास का पहला शासक जिसे ब्राह्मणों को के लिए भूमि दान में दी थी। और याद रखना बस इतना ही। पुत्र कौन था? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। और इसी पहला आंध्र सम्राट को वहां, और आंध्र सम्राट क्यों को वहां वो मैंने बता दिया, क्योंकि सबसे पहले साउथ पर अटैक जिसने कराया था वो कौन था? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी था। आपा जो मौर्योत्तर काल है ना, जो मेन वंश है ये पढ़े अपन। ठीक है, इसके बाद पढ़ाएंगे अपन बहुत इंपोर्टेंट एक वंश है गुप्त वंश। और गुप्त वंश को ही इतिहास का प्रथम स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, गुप्त वंश सबसे इंपोर्टेंट वंश है, सबसे इंपोर्टेंट। बहुत ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। एक के बाद आप पढ़ाएंगे गुप्त वंश। गर्दार
गुप्त वंश। जो ये गुप्त वंश है यो रहता है 319 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक। ठीक है, 319 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक। ठीक है, और इसे इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल, इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल की नकवा गुप्त वंश नकवा। जो गुप्त वंश के स्रोत है ना उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। पहले आज पुरातत्व स्रोत कैसा है, पूरा तात्विक स्रोत जो किसके बारे में बताओ है, गुप्त वंश के बारे में बताओ है। एक तो याद रखना मेहरुल स्तंभ सुना है, तो मेहरुल स्तंभ है, मेहरुली कितने ये मेहरुल स्तंभ है दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में, दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में एक स्तंभ है जिसका क्या नाम है मेहरुल स्तंभ। और जो ये मेहरुल स्तंभ है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है चंद्रगुप्त सेकंड है संबंधित। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। मतलब चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित कौन सा स्तंभ है, मेहरुल स्तंभ है, और ये कुतुब मीनार के किस में है, परिसर में। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा याद रखना पहला, दूसरा ऊना ताम्र लेख। तो पूना ताम्र लेख है यो की तरह ये किससे संबंधित है, ये कहाँ, ये कोई इंपोर्टेंट देखना, ये किससे संबंधित है। या चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी थी, चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी प्रभावती, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी प्रभावती से संबंधित कौन सा लेख है, ऊना ताम्र लेख। एक के बाद याद रखना एर्ण अभिलेख भी कह देना, एर्ण लेख भी कह देना। जो एर्ण अभिलेख है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है भानुगुप्त है, भानुगुप्त से संबंधित। ठीक है, भानुगुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख है, एर्ण अभिलेख। आगे देखो जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। जो जूनागढ़ अभिलेख है वो किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त से संबंधित। इसके बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद अभिलेख किससे संबंधित है, इलाहाबाद याद रखना समुद्रगुप्त से। इसके बाद दिलहट या बिलसड़ कह देना, बिलसड़ अभिलेख। और बिलसड़ अभिलेख संबंधित है कुमारगुप्त से। बिलसड़ अभिलेख से संबंधित है कुमारगुप्त से।
और एक और लिखो भीतरी गुफा अभिलेख। भीतरी गुफा अभिलेख और जो संबंधित है स्कंदगुप्त से। ये अभिलेख याद रखने हैं 7। कौन कौन से? एक तो मैं लिखता हूँ, दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। पूना ताम्रलेख चंद्रगुप्त सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूना ताम्रलेख है जो वो चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी प्रभावती से संबंधित है। एड़ भानुगुप्त से संबंधित है और जूनागढ़ स्कंदगुप्त से। इलाहाबाद अभिलेख है समुद्रगुप्त से और बिलहड़ या बिलसड़ कह देना कुमारगुप्त से। ठीक है। और भीतरी गुफा अभिलेख है जो स्कंदगुप्त से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सातों के सातों याद रखियो। जो ये अभिलेख लेख है जो ये गुप्त वंश से संबंधित है। करते रहो। एक बाद ये थे कुछ अपने पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब है कैसे कहाँ जो कहीं पर लिखे गए हैं। ठीक है। और एक इसके बाद दिखाएंगे आप साहित्यिक स्रोत जो बुकों के द्वारा भी पता चलता है। और सबसे पहले याद रखना कालिदास, मतलब कुछ लेखकों और लेखकों की किताबों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें मतलब गुप्त वंश से और गुप्त वंश से आगे के जो वंश है उनके बारे में जानकारी देंगे। तो ठीक है, करा स्टार्ट। भैया में कुछ साहित्यिक स्रोत। उन साहित्यिक स्रोतों में पहला नाम लिखना कालिदास का। जो एक कालिदास है इसकी तुलना विलियम शेक्सपियर से कर रखी है। इसकी तुलना किससे कर रखी है? याद रखना, कालिदास की तुलना विलियम शेक्सपियर से कर रखी है। जो स्थान इंग्लिश में विलियम शेक्सपियर का है वही स्थान संस्कृत का भारत में और भारत में संस्कृत है। और संस्कृत का स्थान जैसे इंग्लिश में विलियम शेक्सपियर है उसी प्रकार संस्कृत में कौन है? कालिदास। यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ये बात याद रखना। जिस तरह इतिहास में इंग्लिश में विलियम शेक्सपियर है और विलियम शेक्सपियर को इंग्लिश का के कहा भगवान को रूप में जाना, उसी प्रकार संस्कृत का भगवान कौन है? कालिदास। ठीक है। और कालिदास को के कहा भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर कौन है? भारत का शेक्सपियर कौन है? कालिदास। और कालिदास की कुछ किताबें याद रखना। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। एक के बाद भाई मेघदूत भाई। और कौन कौन सी किताब है कालिदास की? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, अग्नि, मालविकाग्निमित्रम, अग्नि या मालविका अग्निमित्रम। इसके बाद मालविका अग्निमित्रम के बाद
ऋतु संगारम, ऋतु संगारम के बाद और क्या? कुमार संभव, कुमार संभव और बताओ दे विक्रमवंशियम, विक्रम वंशियम। ये किताब कुछ है किसकी? कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम या मेघदूतम या मेघदूत, रघुवंशम और बालविकाग्निमित्रम, ऋतु संगारम, कुमार संभव और विक्रम वंशियम। यहाँ तक क्लियर होया? क्या होया? ये किताब कालिदास की याद हो जाएंगी, पेपर में बहुत ज्यादा है। इसके बाद विशाखदत्त पा जाओ। विशाखदत्त की कौन कौन सी किताब है? विशाखदत्त की याद रखना, एक तो मुद्रा राक्षस, और बताओ भाई देवचंद्र गुप्तम। क्या है? देवचंद्र गुप्तम, ठीक है। देवचंद्र गुप्तम किसकी किताब है? विशाखदत्त की। एक के बाद वराहमिहिर, वराहमिहिर। जो वराहमिहिर है वो किसकी किताब है? इसकी कौन सी किताब है? बता सकते हो? एक तो वृहत संहिता, वृहत संहिता, और एक और बताओ, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, ठीक है। पंच सिद्धांतिका और वर्ध संहिता। इसके बाद बाणभट्ट, बाणभट्ट, और बाणभट्ट की कौन कौन सी है? अरस चरित्र, अरस चरित्र और बताओ, अरस चरित्र, कादम्बरी और वैसे अरस चरित्र कादम्बरी किसकी किताब है? बाणभट्ट। और संवर्धन से बताओ, प्रियदर्शी बताओ ने, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिनी, प्रिय प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ठीक है। और रत्नावली, और एक है नागानंद, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इसके बाद बताओ आर्यभट्ट की, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट याद रखना, आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, ठीक है। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम। एक के बाद याद रखना धन्वंतरी, बस। इसके बाद धन्वंतरी, धन्वंतरी की बताओ, धन्वंतरी की अणु सिद्धांत, अणु
सिद्धांत किन दिया था? धन्वंतरी ने। इसके बाद कामंदक, कामंदक की है नीति शास्त्र। कामंदक की कौन सी है? नीति शास्त्र। पाणिनि, इनका तो सारे मिल रहा होगा। अष्टाध्यायी। इसके बाद लिखो वात्स्यायन, वात्स्यायन, ठीक है। और इसकी वात्स्यायन की याद रखना कामसूत्र। वात्स्यायन के बाद विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, वेरी गुड। इसके बाद लिखना वत्सभट्टियम या वत्सभट्टी, वत्सभट्टी। और वत्सभट्टी की याद रखना रावणवध। बहुत इंपोर्टेंट किताब है ये। इसके बाद अमर सिंह, अमरकोश, अमर सिंह की किताब है अमरकोश। इसके बाद याद रखना चंद्रगोपी, चंद्रगोपी की कौन सी है? चंद्र व्याकरण। बस एक ही हो रहा है क्या? कल्हण, राजतरंगिणी, राज राजतरंगिणी, ठीक है। राजतरंगिणी हो गया। इसके बाद एक और याद रखना सोमदेव। सोमदेव मैंने पहले भी लिखवा था ना शायद। सोमदेव की कौन सी है? कथा श्री सागर। कथा श्री सागर। ये मैंने 16 राइटर लिखवाए हैं। 16 राइटर एक बार दोबारा रिवीजन करो। कालिदास की कौन कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम और विक्रम वंश्यम। इसके बाद विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, वरामीर, वर्षिता पंचसिद्धांतिका, बाणभट्ट, रसचरित्र, कादंबरी, हर्षवर्धन की रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत। इसके बाद धन्वंतरी, अनुसिद्धांत, कामंदक, नीति शास्त्र, पाणिनि, अष्टाध्यायी, वात्स्यायन, कामसूत्र, वत्सभट्टी, रावणवध, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, अमर सिंह, अमरकोश, चंद्रगोपी, चंद्र व्याकरण, कल्याण, राजतरंगिणी और सोमदेव तथा सरित सागर। ये भी अपन है जो गुप्त वंश से संबंधित कुछ किताबें थी। और गुप्त ही आगे भी संबंधित, जैसे हर्षवर्धन आगे है, इससे भी आगे जो वंश है उनके बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया।
और भी अपन है जो पुरातात्विक स्रोत है वे बताए, अभी लेख जो भी है आज इतना ही रखेंगे और इससे आगे फिर कल करेंगे हिस्ट्री, ठीक है। और कल हम जहाँ तक है पूरा का पूरा गुप्त वंश निपटाने की सोचेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है।